बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज ऐसे राइटिंग के सिलसिले की तीसरी वीडियो अपलोड की जा रही है। इससे पहले इंट्रोडक्शन टू ऐसे राइटिंग और टाइप्स ऑफ ऐसे की वीडियोस अपलोड की गई थी। इन दोनों वीडियोस की पसंदीदगी पर आपका मशकूर हूँ। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है और इंट्रोडक्शन लिखते वक्त किन पॉइंट्स का ख्याल रखा जाता है। ऐसे राइटिंग में इंट्रोडक्शन की बहुत अहमियत है। ये राइटर का एग्जामिनर के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है। अगर आप इस फर्स्ट इंटरेक्शन में एग्जामिनर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाएं, तो एग्जामिनर एक गुड नोट पर आपका ऐसे चेक करेगा, और अगर आप इम्प्रेस करने में नाकाम हो जाएं, तो वो आपको अच्छे ग्रेड्स नहीं देगा। आज की इस वीडियो में आपको वो मालूमात दी जाएंगी जिनको बेस बनाकर आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने की सलाहियत हासिल कर सकेंगे। मेरा नाम मंजूर सरवर है। मेरे चैनल CSS नॉलेज इन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद वीडियोस भी मिलती रहें। स्ट्रक्चर के लिहाज से ऐसे के तीन कंपोनेंट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इन तीनों कंपोनेंट्स को लिखने का तरीका डिफरेंट है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन फिक्स्ड कंपोनेंट्स हैं और हर ऐसे में एक ही तरह से लिखे जाते हैं, जबकि मेन बॉडी ऐसे की टाइप के मुताबिक डिफरेंटली लिखी जाती है। आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन पर मालूमात दी जाएंगी। मेन बॉडी और कंक्लूजन पर अगली वीडियोस पर बात करेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उम्मीदवारों को 2500 से 3000 अल्फाज पर मुश्तमिल ऐसे लिखना होता है। इंग्लिश ऐसे में तीनों कंपोनेंट्स को लेंथ के हिसाब से फिक्स्ड किया हुआ है। इंट्रोडक्शन कुल ऐसे का 10% से 15%, मेन बॉडी 75 से 80% और कंक्लूजन 10% होता है। इस तरह 2500 या 3000 तक के अल्फाज के ऐसे का एवरेज निकालें तो इंट्रोडक्शन की लंबाई तकरीबन 350 अल्फाज, मेन बॉडी की लंबाई 2000 से 2100 अल्फाज और कंक्लूजन की लंबाई 250 अल्फाज के करीब है। अगर ऐसे में तीनों कंपोनेंट्स को अपने मतलूबा वर्ड काउंट के मुताबिक लिखा जाए तो ये एक आइडियल ऐसे होगा: इंट्रोडक्शन 350, मेन बॉडी 2000 और कंक्लूजन 250। इस टारगेट को जहन में रखते हुए आपने राइटिंग मटेरियल कलेक्ट करना है ताकि इस अप्रोप्रिएट लेंथ का ऐसे लिखने में कामयाब हो सके। इंट्रोडक्शन को 5 पार्ट्स में लिखा जाता है। ये पांचों पार्ट्स मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। ये पॉइंट नोट कर लें जो बहुत अहम है कि इंट्रोडक्शन को एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। बाज उम्मीदवार इसको एक से ज्यादा पैराग्राफ में लिख देते हैं, जो गलत है। इंट्रोडक्शन के सब पैराग्राफ भी नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इसे मुकम्मल तौर पर एक ही पैराग्राफ में लिखें। इंट्रोडक्शन के 5 पार्ट हैं: हुक, एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, contemporary issues related to the topic और आखिर में thesis स्टेटमेंट। कुछ उम्मीदवारों को कंफ्यूजन है और वो बार बार पूछते हैं कि थेसिस स्टेटमेंट कहाँ पे लिखी जाती है, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लें। थेसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन का आखिरी और 5वां पार्ट है। थेसिस स्टेटमेंट इज द लास्ट वर्ड इन योर इंट्रोडक्शन, इसलिए थेसिस स्टेटमेंट को किसी और जगह लिखना या उसकी प्लेस को चेंज करना दुरुस्त नहीं है। इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट हुक है। इसे नैरेटिव हुक भी कहते हैं। हुक अमूमी तौर पर ऐसे का पहला सेंटेंस होता है और उसका मकसद रीडर की तवज्जो हासिल करना है ताकि रीडर मुकम्मल यकसुई से ऐसे को पढ़ सके। अगर राइटर तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाए तो रीडर उसका ऐसे दिलचस्पी से पढ़ेगा और मुतासर भी होगा। अगर हम ये तवज्जो हासिल ना कर सकें तो रीडर या एग्जामिनर हमारे ऐसे को दिलचस्पी से नहीं पढ़ेगा, जिसके अल्टीमेट लूजर हम ही होंगे। इसलिए हुक हमेशा आई कैचिंग होना चाहिए, जो एग्जामिनर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ले। एक अच्छा हुक रीडर की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवाने के बाद उसकी दिलचस्पी को आखिर तक बरकरार रखता है। ऐसे का इब्तदाइया बहुत अहमियत का हामिल है। अगर चंद सेंटेंसेस पढ़कर रीडर की दिलचस्पी पैदा ना हो तो वो आपका राइटर मजीद नहीं पढ़ेगा और उसको उकताहट महसूस होने लगेगी। अगर एग्जामिनर किसी भी स्टेज पर आपके ऐसे से बोरियत महसूस करने लगे तो वो आपको कभी भी अच्छे ग्रेड नहीं देगा। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एग्जामिनर पहले सेंटेंस से ही आपके ऐसे में इन्वॉल्व हो जाए। उसके लिए आपको एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग हुक बनाना होगा। आपके ऐसे का पहला सेंटेंस बहुत स्पेशल होना चाहिए, जो एग्जामिनर का दिल जीत ले, यानी इट मस्ट विन द हार्ट ऑफ द एग्जामिनर।
हुक के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिकनेस, रेलिवेंसी एंड करेंसी या करंट। यूनिकनेस से मुराद है कि जो हुक आपने लिखा है वो हुक किसी और ने ना लिखा हो, तब एग्जामिनर आपके हुक से इंप्रेस होगा, और वही हुक बहुत से दूसरे उम्मीदवारों ने भी लिखा हो तो आपकी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा अछूते ख्यालात यानी नोवेल आइडियाज को अपने हुक में इस्तेमाल करें ताकि आपकी इनफरादियत बरकरार रहे। मिसाल के तौर पर अगर डेमोक्रेसी का टॉपिक आए तो 90% उम्मीदवार इब्राहिम लिंकन को कोट करते हैं, यानी डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इस तरह के घिसे पिटे हुक काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं और फायदा देने की बजाय नुकसान देते हैं। हुक पढ़कर ही एग्जामिनर समझ लेता है कि ये एवरेज कैंडिडेट है और वो इंप्रेस नहीं होता, इसलिए हुक हमेशा यूनिक या इनफरादी होना चाहिए। हुक का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स रेलेवेंसी है। हुक हमेशा आपके ऐसे से रेलेवेंट होना चाहिए और ऐसे टॉपिक के एंगल को कवर करता हो, स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट हो। इस तरह यह हुक आपका रेलेवेंट होगा। हुक का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स करंट या करेंसी है। इससे मुराद ये है कि हुक के मौजू आजकल होने वाले वाकयात से हों, प्रेजेंट या करंट सिचुएशन को एड्रेस करते हों। माजी और बहुत ज्यादा पहले के इवेंट्स या सिचुएशन को यूज करके हुक बनाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। हुक की अमूमी तौर पर कई इकसाम होती हैं, जिसमें क्वेश्चन हुक, डेक्लेरेशन हुक, फैक्ट्स हुक, स्टोरी हुक, डिस्क्रिप्शन हुक और कोटेशन हुक शामिल हैं। उम्मीदवारों की कसीर तादाद, तकरीबन 99% कोटेशन हुक को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें हुक की बाकी इकसाम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर आप हुक लिखने में यूनिक होना चाहते हैं तो बाकी इकसाम में तवाज़ुई करें और एग्जाम में आने वाले अहम ऐसे टॉपिक्स मसलन डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स पर अपने हुक लिखने की हुक्स को भी प्रैक्टिस करें। बिलफर्ज अगर आप ऐसे हुक नहीं बना सकते तो फिर कोटेशन हुक पर इतनी मेहनत करें कि आपका हुक बाकी तमाम उम्मीदवारों से यूनिक या इनफरादी हो। हुक एक सेंटेंस पर मुश्तमिल होता है, इसलिए बहुत लंबा सेंटेंस लिखने की कोशिश न करें। इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट एक्सप्लेनिंग द टॉपिक है। इस पार्ट में ऐसे टॉपिक में दी गई टर्मिनोलॉजी की वजाहत की जाती है, ऐसे में दिए गए मुख्तलिफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और मुख्तलिफ वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप की वजाहत की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर ऐसे टॉपिक हो इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी कांट मूव टुगेदर, तो पहले उसको रीडर के लिए इलिटरेसी और डेमोक्रेसी को डिफाइन करना पड़ेगा और फिर इन दोनों वेरिएबल्स का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना होगा। इस हिस्से में आपने एग्जामिनर को बावर कराना है कि आप ऐसे टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली समझ गए हैं। ये पार्ट 2 से 3 सेंटेंस में मुकम्मल करना है और इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 के करीब अल्फाज लिखने की गुंजाइश होती है। इंट्रोडक्शन के तीसरे पार्ट में टॉपिक की बैकग्राउंड के मुतल्लिक लिखा जाता है। इस हिस्से में मौजू का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और उससे रिलेटेड दूसरे अवामिल को डिस्कस किया जाता है। टॉपिक से मुतल्लिक पेशरफ्त का मुलाहिजा किया जाता है और यह पार्ट काफी वसी होता है और इसमें टॉपिक से रिलेटेड मुख्तलिफ पैरामीटर्स को जेर बहस लाकर उनका अहाता किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका ऐसे टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग हो तो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और ग्लोबल वार्मिंग के मुतल्लिक जो इकदाम माजी में किए गए हैं उनका अहाता किया जाएगा। यह हिस्सा 10 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होता है और उसका वर्ड काउंट 150 से 175 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। इंट्रोडक्शन का चौथा हिस्सा कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर मुश्तमिल है। इस पार्ट में रीडर को उन करंट इश्यूज के मुतल्लिक बताया जाता है जो उस टॉपिक से रिलेटेड हों। इस पार्ट में इशू को 2 से 3 जुमलों में या ज्यादा से ज्यादा 50 अल्फाज में बयान किया जाता है। इंट्रोडक्शन का पांचवा और आखिरी पार्ट थेसर स्टेटमेंट है। थेसर स्टेटमेंट एक या दो सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होती है और उसमें ऐसे के सेंट्रल आइडिया को बयान किया जाता है। यह कहना बजा होगा कि यह एक या दो सेंटेंसेस में ऐसे का थीम बताया जाता है। थेसर स्टेटमेंट में ऐसे का मेन आइडिया बयान किया जाता है। इसमें ऐसे टॉपिक में छुपे हिडन क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। हर ऐसे टॉपिक में एक हिडन क्वेश्चन होता है और राइटर को अपने ऐसे में इस हिडन क्वेश्चन का मुकम्मल और जामे आंसर देना होता है। जितना कॉम्प्रिहेंसिवली हिडन क्वेश्चन को आंसर किया जाए उतना ही अच्छा ऐसे समझा जाता है। थेसर स्टेटमेंट इसी कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई का सेंट्रल आइडिया होती है।
थेसिस स्टेटमेंट ऐसे में बहुत अहमियत रखता है। ऐसे की तमाम तर एविडेंस, आर्गुमेंट्स और एक्सप्लेनेशन इसी थेसिस स्टेटमेंट के गिर्द घूमती है। इसलिए जो थेसिस स्टेटमेंट स्ट्रांग होगी उस पर लिखा जाने वाला ऐसे भी स्ट्रांग होगा, और जो थेसिस स्टेटमेंट कमजोर होगी उस पर लिखा जाने वाला ऐसे भी कमजोर होगा। जितनी थेसिस स्टेटमेंट फोकस्ड होगी ऐसे भी उतना ही फोकस्ड होगा। थेसिस स्टेटमेंट के मकसद बहुत वाजे हैं। इसका पहला मकसद क्लियरली इंडिकेट व्हाट यू आर गोइंग टू आर्ग्यू। आप किस चीज की वजाहत करना चाहते हैं, जो आर्गूमेंट देना चाहते हैं, ये उसको इंडिकेट करता है। ये एक अच्छे प्लान किए हुए ऐसे की बुनियादी जरूरत है, वरना ऐसे एक आम सा सतही ऐसे समझा जाएगा। ये राइटर को इधर उधर भटकने नहीं देती और उसको राइट ट्रैक पर रखती है, यानी उसको फोकस्ड रखती है ऑन द आर्गूमेंट्स एंड एविडेंस। थेसिस स्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि थेसिस स्टेटमेंट बहुत वाजे और फोकस्ड होती है। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, ये किसी शराइत के साथ नहीं होती, इसमें कोई इफ्स और बट्स नहीं होते। थेसिस स्टेटमेंट का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये ऐसे पॉइंट पर मुश्तमिल होती है जिनके फेवर और अगेंस्ट आर्गूमेंट दिए जा सकते हों, यानी ये आर्गुएबल होती है। अगर ये आर्गुएबल ना हो तो ये थेसिस स्टेटमेंट नहीं होती, और स्टेटस स्टेटमेंट के लिए जरूरी है कि उसके फॉर एंड अगेंस्ट दोनों तरह के आर्गूमेंट दिए जा सकते हों। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये आपके मौकफ की तर्जुमान होती है। इस टॉपिक पर आपका जो भी स्टांस हो ये उसको रिफ्लेक्ट करती है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि थीसिस स्टेटमेंट आपके ऐसे की टाइप के साथ कॉरेस्पॉन्ड करती हो। अगर ऐसे एक्सपोजिटरी है तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। अगर परसुएसिव है तो इसमें लॉजिक और रीजन होना चाहिए, और अगर आर्गुमेंटेटिव है तो आपने एक फर्म स्टैंड लेना है। इस तरह आपकी थीसिस स्टेटमेंट आपके ऐसे की टाइप की ट्रू रिफ्लेक्शन होगी। एग्जामिनर आपकी थीसिस स्टेटमेंट पढ़कर अंदाजा लगा लेगा कि आपने ऐसे की टाइप के मुताबिक उसे लिखा है या नहीं लिखा। नाजरीन, आज हमने ऐसे के इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका डिस्कस किया है। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए फ़ायदामंद होंगी। कल हम थेसिस स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने का तरीका और डिफरेंट टाइप के एसेस की स्टेटमेंट थेसिस स्टेटमेंट को लिखने का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो चैनल CSS नॉलेज इन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको CSS के मतलब अपलोड की जाने वाली मजीद वीडियोस भी मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।